नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप HPRC के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल रूरल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वो कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया, पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल हिमाचल का एरिया कितना है। हिमाचल का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें से अगर आप रूरल और अर्बन एरिया की जो है वो बात करेंगे, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो रूरल एरिया जो आता है हिमाचल प्रदेश का, वो आता है 55,402 स्क्वायर किलोमीटर, 55,402 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो रूरल एरिया जो है वो हिमाचल का आता है। बाकी जो बच जाता है 270 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो 270 स्क्वायर किलोमीटर बच जाता है, ये जो है वो हिमाचल का अर्बन एरिया जो है वो आता है। तो अर्बन एरिया भी ध्यान रखना है आपने और रूरल एरिया भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अर्बन एरिया के बारे में ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो है वो लोएस्ट अर्बन एरिया आता है। तो ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन एरिया है ही नहीं। और हाईएस्ट अर्बन एरिया जो है वो कहाँ पर आता है, हाईएस्ट अर्बन एरिया जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि हाईएस्ट अर्बन एरिया कहाँ पर आता है, लोएस्ट अर्बन एरिया जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है। अच्छा, लोएस्ट अर्बन एरिया हमने क्या पढ़ा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में अर्बन एरिया तो आता ही नहीं है, मतलब शहरी क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं। तो इनके बाद में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है वो लोएस्ट अर्बन एरिया आता है। तो इनके बाद में आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर जो है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोएस्ट अर्बन एरिया जो है वो आता है। अगर हम पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमीरपुर का जो एरिया आता है वो आता है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये हिमाचल का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पर जो अर्बन एरिया आता है वो कितना आता है, वो 11.61 स्क्वायर किलोमीटर ये अर्बन एरिया आता है। यहाँ का जो रूरल एरिया आता है वो आता है 1106.39 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर अर्बन एरिया कितना है, रूरल एरिया कितना है, हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ से बताए गए आपको, वो सारे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड 2 लोकल मर्चेंट्स नेम्ड आहुका एंड मान्यूका कंस्ट्रक्टेड द एंशिएंट बैजनाथ टेम्पल। तो ये जो प्राचीन बैजनाथ मंदिर है, ये 2 स्थानीय व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। एक का नाम आहुका था और एक का नाम मनुका था। तो बोलते हैं कि ये आहुका और मनुका के द्वारा ये मंदिर जो है वो कौन से ईयर में जो था वो बनाया गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेशली आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में जो है वो इसको बनाया गया था। तो आहुका और मनुका के द्वारा ये 1204 ईस्वी में जो था वो बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इस टेम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वो हिमाचल का जो है वो आता है। और इस टेम्पल के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है वो जो बैजनाथ का जो मंदिर आता है, बैजनाथ का मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। बैजनाथ में जो है ये आता है, 2 भाई थे आहुका मनुका, 1204 में इनके द्वारा बनवाया गया। बाद में चलकर संसार चंद जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी इसको रेनोवेट करने के लिए जो है वो कुछ राशि जो था वो दी थी। ठीक है, कुछ सहायता जो था वो रेनोवेट करने के लिए जो था वो दी थी। जहाँ पर हम ये बैजनाथ की बात बार बार कर रहे हैं, तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, बैजनाथ का प्राचीन नाम जो है वो किरग्राम जो है वो आता है। और ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर यहाँ पर है ये भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। अगर हम ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल एक और जो जीके में ज़्यादा पूछा जाता है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल यहाँ का जो है वो आता है। ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल आता है इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो आता है। ज्वालामुखी टेम्पल के बारे में ये भी ध्यान रखना है आपने कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो जब नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया गया था तो उसने ज्वालामुखी टेम्पल से कुछ किताबें जो था वो यहाँ से उठाई थी और उनकी ट्रांसलेशन जो था वो पर्शियन में जो था वो करवाई थी। लगभग कहा जाता है कि 1300 के करीब जो है वो संस्कृत की मैनस्क्रिप्ट थी जो यहाँ से उठाकर ये ले गया था। तो ज्वालामुखी टेम्पल हो गया। एक चामुंडा माता का टेम्पल भी आता है। चामुंडा देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है, चामुंडा देवी टेम्पल जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है। चामुंडा देवी टेम्पल हो गया, बैजनाथ टेम्पल जो है वो हो गया, मशरूर रॉक का टेम्पल हो गया, ज्वालामुखी टेम्पल हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल जो है वो आपने जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो है वो ध्यान
रखने हैं। मंदिरों के ऊपर मंदिर जो कांगड़ा के हैं यहाँ पर, हाँ, माता बरजेश्वरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर एक जो है वो आता है। माता बरजेश्वरी देवी के मंदिर के ऊपर भी जो है वो अटैक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो किया गया था। और माता बरजेश्वरी माता का मंदिर भी आपने ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली कांगड़ा में ही जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट इनटू हाउ मेनी एरियाज इज हिमाचल प्रदेश स्टेट कैटेगराइज्ड अंडर द हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में संतुलित औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिकी निवेश नीति 2019 के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं कितने भागों में जो है वो वर्गीकृत जो है वो किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो 3 भागों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, 3 भागों में हिमाचल को जो है वो वर्गीकृत किया गया है। इसमें कैटेगरी ए बनाई गई है, कैटेगरी बी बनाई गई है, कैटेगरी सी बनाई गई है। कैटेगरी ए जो है वो कौन सी बनाई गई है? कैटेगरी ए में जो है वो डेवलप्ड एरिया रखे गए हैं, जैसे कि बद्दी हो गया, नालागढ़ हो गया, बरोटीवाला हो गया, पांवटा साहिब हो गया, परमाणु हो गया। इस तरह के जो है वो डेवलप्ड एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं उसको कैटेगरी ए में जो है वो रखा गया है। तो ये हो गई कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अलावा जो है वो कैटेगरी बी जो है वो एक बनाई गई है। ये जो कैटेगरी बी बनाई गई है इसमें बैकवर्ड और जो थोड़े माउंटेनियस एरिया जाते हैं उनको जो है वो रखा गया है। ठीक है, ये हो गई कैटेगरी बी। और कैटेगरी सी में तो मोस्ट बैकवर्ड एरिया जो है वो आ जाते हैं। कैटेगरी सी में मोस्ट बैकवर्ड एरिया जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, पांगी हो गया चंबा का, किन्नौर हो गया, ये सारे जो है वो मोस्ट बैकवर्ड एरिया में जो है वो आते हैं। ये ट्राइबल एरियाज भी हैं और मोस्ट बैकवर्ड एरियाज भी जो है वो है, जो कि इस कैटेगरी सी में जो है वो आते हैं। तो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल को 3 कैटेगरीज में, 3 अलग अलग कैटेगरीज में जो है बांटा गया है। इसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। किस तरह से कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, एक में डेवलप्ड आ गए, एक में जो है बैकवर्ड आ गए और एक में जो है वो मोस्ट बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज जो है वो आते हैं। जो मोस्टली रिमोट एरिया जो है वो हिमाचल के हैं उसमें जो है वो आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हम करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? आगे क्वेश्चन में बोलते हैं झूरी डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बोलते हैं कि झूरी डांस हिमाचल के किस रीजन में, किस क्षेत्र में जो है वो परफॉर्म जो है वो किया जाता है। हिमाचल के डांसेज हो गए, फेयर फेस्टिवल हो गए, इनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन बने ही बने हैं। अगर हम झूरी डांस की बात करते हैं कि झूरी डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म जो है वो हिमाचल में किया जाता है, तो झूरी डांस सिरमौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, डांसेस की कर रहे हैं, फेयर फेस्टिवल की कर रहे हैं, तो हम हिमाचल के इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में जो है वो डिटेल से थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब सिरमौर की बात हो रही है तो सिरमौर में एक तो झूरी डांस परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर रासा डांस परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर बुरहा डांस परफॉर्म किया जाता है। इस तरह के डांसेस यहाँ पर जो है परफॉर्म किए जाते हैं। सिरमौर के अलावा यहाँ पर किन्नौर ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। सबसे पहले तो किन्नौर में कयांग डांस परफॉर्म किया जाता है। हम पढ़ भी रहे थे, HPRC के द्वारा भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें स्पेसिफिक यही पूछा गया था कि कयांग डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में कयांग, बाक्यांग ये भी परफॉर्म किया जाता है, बाक्यांग भी। जापरो डांस किन्नौर में परफॉर्म होता है, जातरू कयांग जो है वो किन्नौर में परफॉर्म होता है। इस तरह के डांसेस जो है वो कहाँ पर किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है। कुल्लू में किस तरह से जो है वो डांसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो कुल्लू में जो है वो उजग जामा डांस परफॉर्म किया जाता है, खरैत डांस परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह के ये 2-3 ही हैं यहाँ के फेमस। नाटी तो आपको पता है ऑलमोस्ट ऑल जो पहाड़ी क्षेत्र आपके आते हैं वहाँ पर परफॉर्म की जाती है अलग अलग तरह से। एक यहाँ पर चंबा ऑप्शन में दिया गया है। चंबा की अगर हम बात करते हैं तो चंबा में जो है वो नुवाला डांस परफॉर्म किया जाता है, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। मेनली ये गद्दीज के द्वारा वैसे परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर भी गद्दीज रहते हैं, चाहे वो चंबा में रहते हैं चाहे वो कांगड़ा में रहते हैं, वहां पर इसको परफॉर्म जो है वो करते हैं। चंबा में ही जो है वो झांझार डांस भी परफॉर्म किया जाता है। झांझार डांस महिलाओं के द्वारा भी, पुरुषों के द्वारा भी, दोनों के द्वारा ही परफॉर्म जो है वो किया जाता है। एक यहाँ पर सूही मेला जो है वो होता है, सूही मेले के दौरान भी यहाँ पर एक डांस परफॉर्म किया जाता है। उस डांस को सिकरी डांस जो है वो बोलते हैं, तो सिकरी डांस जो है वो चंबा में ही परफॉर्म होता है। यहाँ पर जो है वो झांकी और हंतार डांस भी जो है वो परफॉर्म होते हैं। झांकी और हंतार जो है वो कहाँ पर, ये चंबा में जो है वो परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं।
ठीक है। इस तरह के आपने फेमस डांसेस ध्यान रखने हैं। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एक बच जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो छनक छम कर एक डांस परफॉर्म किया जाता है। सांद और साबू डांस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो लंग दरमा डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो है वो घारपी डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। सहनाई डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह के डांसेस जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो अलग से परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने जो है वो डांसेस जान लिए, जो ऑप्शंस दी गई थी वो क्लियर कर ली। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हमने क्लियर कर लिया। इनके बारे में आपने खास तौर पर जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। देखिए उससे पहले अगर आप जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी HPRC का एग्जाम हो गया, चाहे आप टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप JEE जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी ऑफिसर हो गया, और भी बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो अलग अलग HPRC की जो है वो निकली हैं। यहाँ पर आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो आप कमांड बना लेंगे, परंतु यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि जिनको सिलेक्शन जो है वो अपनी चाहिए उनको ओवरऑल जो है वो हर एक सब्जेक्ट में परफॉर्म जो है वो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज उसके लिए चलाई गई है। इस टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2018 बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप एंड प्रमोट अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनछुए जो पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए 2018 में एक योजना चलाई गई थी। इस योजना का जो है वो क्या नाम है। देखिए ये 2018 में योजना चलाई गई थी। इस योजना का नाम है नई राहें नई मंजिलें योजना। कौन क्या नाम है इसका? नई राहें नई मंजिलें योजना। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इसी योजना के बारे में ना HPRC ने और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अलग अलग तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछे गए हैं। एक तो इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना चलाई गई है ये किससे संबंधित जो है वो है। तो ध्यान रखना है कि टूरिज्म सेक्टर से संबंधित जो है ये है। दूसरा क्वेश्चन ये इसके बारे में पूछा गया कि ये नई राहें नई मंजिलें योजना जो है वो कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च जो था वो की गई। तो नई राहें नई मंजिलें योजना आपने ध्यान रखना है कि ये योजना जो लॉन्च की गई थी ये 2018 में जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और एक तो क्यों लॉन्च की गई थी, ताकि जो यहाँ का अनटैप्ड टूरिज्म है जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है उसको जो है वो लोगों को जो है वो उसके बारे में बताया जाए, लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें, टूरिस्ट इन स्थानों में आए। ठीक है, आम लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको भी रोजगार यहाँ से मिले। बहुत सारे आगे भी चलकर जो है वो ऐसे इनिशिएटिव सरकार जो है वो लेती रहती है, फिर अलग अलग स्कीम जो है वो चलाती रहती है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात कर ही रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में स्कीम्स की बात कर ही रहे हैं, तो इस सेक्टर के बारे में ध्यान रखना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म होटल रेस्टोरेंट सेक्टर जो हो गए ना, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हिमाचल की GSBA में। तो ये 7.7% कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। कितना? 7.7% कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ 7.7% का, ये एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको बता रहा हूँ। टूरिज्म सेक्टर में मुख्य रूप से जो हिमाचल की सहायता की जा रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है वो की जा रही है। इसके लिए और भी योजनाएं जैसे स्वदेश दर्शन योजना एक हो गई। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का 2.0 ये पार्ट भी जो है इसका लॉन्च कर दिया गया है, मतलब दूसरी बार ये लॉन्च कर दी गई है। प्रसाद योजना जो है वो एक हो गई। प्रसाद योजना भी इम्पोर्टेंट है। सरकार और तरह से जो हेलीपैड हैं वो डेवलप कर रही है। रेगुलर फ्लाइटें जो है वो इंश्योर करने की कोशिश कर रही है ताकि टूरिस्ट इजीली जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँच सके। और इस तरह से आप इतना जो है वो ध्यान रखेंगे बेसिकली जो टूरिज्म सेक्टर के बारे में है। GSBA में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। GSBA के अलावा जो है वो नई राहें नई मंजिलें योजना जो है वो हो गई, क्यों चलाई गई, कब चलाई गई। प्रसाद योजना हो गई, जो एक और स्वदेश दर्शन स्कीम मैंने आपको बताई वो हो गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें मुख्य रूप से सहायता करता है टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो हो गया। उतना सब याद रखें यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एबोलिश बिग लैंडेड एस्टेट्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो बिग लैंडेड एस्टेट्स जो है वो कब एबोलिश जो था वो किए गए थे। अब देखिए हिमाचल के द्वारा ये बिग लैंडेड जो एस्टेट्स थे ये कब एबोलिश किए गए। अब ये किए गए थे 1954 में, और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन चुका है। 1954 इसका सही आंसर है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हिमाचल प्रदेश को जो है ये बिग लैंडेड, ये जो बड़े भूभाग वाले जो बिग लैंडेड एस्टेट थे इनको जो है वो समाप्त करना पड़ा। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो
जो सामाजिक न्याय व्यवस्था थी उसको सुनिश्चित करने के लिए जो वास्तविक किसान थे उनको उनकी भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि इस बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट को जो है वो समाप्त किया जाए। 1953 का ये एक्ट था, 1954 में इसको एबोलिश कर दिया गया, 1955 में ये फिर लागू हो गया। इस तरह से जो है ये एबोलिश जो था वो हुआ था। ठीक है, किसानों को उनकी भूमि दी जाए, किसान अपनी भूमि पर खेती कर सकें, सामाजिक समानता बढ़ाई जाए, कृषि उत्पादन जो कृषि उत्पादकता है उसको भी बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए जो है ये किया गया था। इसी में आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में धारा 118 भी जो है वो आती है। तो धारा 118 भी इम्पोर्टेंट है। धारा 118 में जो है भूमि से रिलेटेड जो कानून आते हैं उनमें जो है वो काफ़ी स्टिकनेस जो है वो की गई है, परंतु खैर फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स जो है वो होते ही हैं। कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस इन्होंने रखे ही होते हैं कि खुद जो है वो ये यहाँ पर खुद को स्टेबलाइज कर सकें, चाहे वो बड़े नेता हो गए, चाहे वो अदर स्टेट के जो है वो कोई नेता हो गए या मंत्री हो गए या फिर और भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, कुछ भी है, परंतु 118 धारा जो है वो फिर भी है। तो ये 118 धारा के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एज पर हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 prepared by the government of Himachal Pradesh in partnership with the United Nations Development Program, what was the multi-dimensional poverty level in Himachal Pradesh in 2019 to 2021? तो ये हिमाचल प्रदेश के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसा कोट किया गया है इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो कि UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से हिमाचल सरकार के द्वारा जो है तैयार की गई है। इसके अनुसार 2019 से 2021 में हिमाचल प्रदेश में जो बहुआयामी गरीबी स्तर है वो क्या है। यहाँ पर जो बहुआयामी गरीबी स्तर है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल है यहाँ का, वो कितना है, वो है 4.9%। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना है वो, 4.9% जो है ये है। तो इसके बारे में ऐसा आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा ही जो है पूछ लिया जाएगा UNDP के बारे में क्वेश्चन। तो UNDP जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। अगर हम UNDP की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्थापित कौन से ईयर में जो है वो किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बने हैं। तो खासकर जो हाई कोर्ट का एग्जाम अभी आ रहा है ना, वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, IMF की स्थापना कब हुई। हो सकता है किसी एग्जाम में UNDP का ही पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 1965 में जो था वो की गई थी। और UNDP की जब हम बात कर रहे हैं कि UNDP है, तो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट की न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो स्थित है। ठीक है जी, ये हो गया UNDP के बारे में। चलिए आप मुझे यहाँ पर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का बता दीजिए, ADB जिसको हम बोलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी, ये आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताएंगे। रिवीजन भी आपका साथ में यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के समय बोलते हैं कि किसने आधिकारिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ इसमें जो था वो भाग लिया था। अगर हम 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सिरमौर दिया गया है, फिर रामपुर बुशहर दिया गया है, फिर बिलासपुर दिया गया है, फिर मंडी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हम सबसे पहले जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो बात करते हैं और 1857 के विद्रोह के साथ इसको जोड़ते हैं। देखिए जब सिरमौर में जो है ये 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो सिरमौर में जो राजा थे वो कौन थे, वो शमशेर प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा थे। ठीक है, शमशेर प्रकाश उस टाइम सिरमौर के राजा थे और इन्होंने जो है वो उस टाइम अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने ये ध्यान रखना है कि उस टाइम इन्होंने जो है वो अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। अगर हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं बुशहर, तो उस टाइम बुशहर के जो राजा हुआ करते थे वो शमशेर सिंह हुआ करते थे। शमशेर सिंह के द्वारा जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया गया था। इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम तुम लोगों को कॉपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉपरेट करने से ही जो है वो इन्होंने मना जो था वो कर दिया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं कि बिलासपुर का क्या स्टेटस उस टाइम जो था वो रहा था, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो राजा हीराचंद जो है वो उस टाइम बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। इन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि तुम्हें जो भी सहायता चाहिए होगी हम तुम्हें सहायता जो है वो देंगे। तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो उस टाइम जो था वो की थी।
ठीक है। तो इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। अगर हम मंडी की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के समय मंडी के राजा जो हुआ करते थे वो विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। तो विजय सेन ने भी जो है वो अंग्रेजों की सहायता लगभग जो था वो की थी। अब बुशहर का आपको पता चल गया कि इन्होंने सहायता नहीं की थी, तो ऑप्शन बी इसका बुशहर, रामपुर बुशहर ही जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1857 का जब विद्रोह होता है तो रामपुर बुशहर के राजा हुआ करते थे शमशेर सिंह, जिन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम तुम्हें कॉपरेट नहीं करेंगे यहाँ पर। उस टाइम जो है वो अंग्रेज चाहते भी थे कि राजा शमशेर सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, ना ही उस टाइम उनके पास इतनी फोर्सेस यहाँ पर थी कि वो शमशेर सिंह के खिलाफ एक्शन ले सकते, और उसके बाद वो कहीं और एक्टिविटीज़ में उलझ गए थे। तो ये आपने ध्यान जो है वो रखना है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे भी अंग्रेजों को काफ़ी गहरा धक्का जो था वो लगा था। बाद में चलकर अंग्रेजों ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे उनका स्टेटस चेंज कर दिया, उनको वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाने लगा। और पहले जो वायसराय ऑफ इंडिया बने थे उस टाइम वो कौन बने थे, वो लॉर्ड कैनिंग जो था वो फिर बने थे। ये सारे रिफॉर्म जो है 1857 के विद्रोह के बाद ही आए थे। 1857 के विद्रोह के पीछे का जो बेसिक रीजन था वो भी हमने पढ़ा है कि 1857 का विद्रोह आखिर हुआ क्या, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जो सिपाही थे वही विद्रोही जो है वो बन गए और उन्होंने विद्रोह करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम जो बंदूकें थी उनको जो है वो बंदूकें दी गई थी, उसमें क्या था, उसमें जो है वो चर्बी जो लगी हुई थी वो सूअर की थी और वो जो है वो गाय की थी। तो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के लिए ही जो है वो ये जो है वो हो गया कि भाई हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। एक्चुअली में जो कारतूस उस टाइम हुआ करते थे ना, वहाँ पे चर्बी जिनमें जो लगी हुई थी उनको दांतों से खींचना पड़ता था। अब दांतों से खींचना पड़ता था तो गाय और सूअर दोनों की चर्बी इनमें लगी होती थी। तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के लिए ये श्रद्धा का जो है वो मामला था और दोनों ही भड़कूटे, दोनों यूनाइट होकर भड़कूटे। अब यूनाइट होकर भड़कूटे तो ये 1857 का पहला ही ऑलमोस्ट ऐसा विद्रोह हुआ था जहाँ पर अंग्रेजों को जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो सामना करना पड़ा था। उसके बाद अंग्रेजों ने एक बात सीख ली कि भाई अगर रूल करना है तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना स्टार्ट कर दो, हम जो है वो इजीली जो है वो यहाँ पर इंडिया में रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, उसके बाद लड़ाना स्टार्ट कर दिया लोगों को, लोग लड़ते रहे और वो रूल करते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन हिमाचल प्रदेश। तो आप देखते हैं कि आजकल भी अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु की परिस्थितियां हैं वो जो है वो भिन्न है हिमाचल प्रदेश में। क्या प्राथमिक कारक है उसके पीछे जिम्मेदार, तो बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से इसकी दूरी, वेरिएशन इन एलिवेशन की इसकी हाइट में जो है वो वेरिएशन है, लैटिट्यूड इसका, या फिर ओशियन करंट। अगर देखिए हम प्रमुख प्राथमिक कारण जो है वो इसका देखेंगे तो वेरिएशन इन एलिवेशन आ जाएगा। आप देखते हैं कि अगर आप ऊना से सफ़र करना स्टार्ट करते हैं शिमला की ओर तो क्लाइमेट जो ऊना है आपका उसमें सेम रहेगा। आगे सोलन अगर बीच में आता है तो सोलन में भी सेम रहेगा। अगर कांगड़ा साइड में आता है तो कांगड़ा में जो है वो सेम रहेगा, परंतु जैसे शिमला पहुंचेंगे तो क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे ही धर्मशाला अगर आप पहुंचेंगे तो धर्मशाला में क्लाइमेट फिर से थोड़ा चेंज हो जाएगा। हिमाचल से अगर आप अपर एरियाज में जाते हैं, किन्नौर की ओर जाते हैं, लाहौल स्पीति की ओर जाते हैं, पांगी की ओर जाते हैं, तब ये एलिवेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी और यहाँ का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो वेरिएशन इन एलिवेशन ही जो है वो इसका मेन रीजन जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं नोगली ज्वाइन सतलुज रिवर नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो नोगली एक खड्ड है और ये सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है। बोलते हैं ये सतलुज को किस स्थान पर जो है वो ज्वाइन करती है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिवर्स हैं उनकी सहायक नदियां हैं वो भी हमने जो है टेस्ट सीरीज में तो हमने कवर की ही है, परंतु अभी अगर आप देखेंगे तो 3 घंटे की एक लंबी वीडियो हमने जो है वो कवर की थी हिमाचल जीके की कोई हफ्ता पहले। अभी आपकी जो स्क्रीन है उसके लास्ट में भी जो है ये डिस्प्ले होगी, या फिर आपके स्क्रीन में यहाँ ऊपर देखना, यहाँ पर भी जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से इसको देखना, यहाँ से बहुत कॉन्सेप्ट हिमाचल के जो है वो क्लियर होंगे। इसमें रिवर हिमाचल की लेक्स, पासिस, पीक्स, ये सारे हमने जो है वो कवर अच्छे से जो है वो किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोगली खड्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये रामपुर में जो है वो सतलुज के साथ जो है वो मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम सतलुज नदी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज में आपको करवाऊंगा, परंतु रिवाइज करवाने से पहले एक बात जान लीजिए कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ आप टाइमली जो है वो जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। मतलब
ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है वो रहने वाली है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही तैयारी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सतलुज नदी जो है वो इसका वैदिक नेम जो है वो स्तुद्री जो है वो आता है। और इस नदी की बात करें कि निकलती कहाँ से, तो कैलाश माउंटेन रेंज से ये निकलती है, रक्सताल झील के समीप वहाँ से जो है ये निकलती है। इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ आती हैं। मुख्य सहायक नदियों में स्पीति नदी एक जो है वो आती है। स्पीति इसको जो है वो खाब नामक स्थान पर ज्वाइन करती है। खाब जो है वो किन्नौर में नामगिया के समीप जो है वो पड़ता है, जहाँ पर इसको ये ज्वाइन करती है। इसमें जो है वो बसपा इसकी मुख्य सहायक नदी आती है, नोगली इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो आती है, सोन इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो आती है, और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, तो सोच लीजिए कि इसमें बहुत सारी नदियां जो है वो मिलती हैं। इन टर्म ऑफ लेंथ हिमाचल की सबसे लंबी नदी जो है ये है। कमेंट कर आप बताएंगे कि कितना किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। हिमाचल की जो सबसे छोटी नदी आती है वो यमुना नदी जो है वो आती है, और यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी जो है वो आता है। यमुना सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्य रूप से बहती है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तराखंड से एंटर करती है। खादर मांझी नामक स्थान पर ये सिरमौर में एंटर कर जाती है, और ताजेवाला नामक स्थान पर जो है ये सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। आगे चलकर ये गंगा की सहायक नदी जो है वो बनती है। हम एक जो है जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में पढ़ भी रहे थे कि यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी बनती है। तो इसका जो संबंध है ना वो भगवान सूर्य के साथ भी जो है वो इसका संबंध जो है वो है। ठीक है जी, तो इतना सब आपको जो है वो इसके बारे में ध्यान रखना है। इतना बेसिक सा जो है वो आपका जो है वो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज ऑफ इट्स नोटिफिकेशन इन मई 2025 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शारपू छू कंजर्वेशन रिजर्व। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं मई 2025 में ये शारपू छू एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको जो है वो नोटिफाई किया गया है। इसके अनुसार इसका एरिया जो है वो कितना है, इसका एरिया आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट कर जो है बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में जो मिशन एलाइट की पिछली वीडियो है उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से हमने डिस्कस किया था, और उससे पहले भी ये डिस्कस जो है वो हो चुका है। जल्दी से आप कमेंट कर बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।